Chapter name is Electric Current। काफी अच्छा चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले पिटा बेस के बाद देखिए, इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले ये है एक मेटल का पीस। इस मेटल पीस में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई भी मेटल पीस हो, उसमें बहुत सारे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली चीज, हाँ बेटा बोलिए, हाँ बोलिए बेटा। मैंने कहा था उसका वीडियो बना के मैं भेजूंगा, ठीक है? उसका मैं वीडियो बना के ग्रुप में भेज दूंगा या फिर ऐप में डाल दूंगा। तो किसी भी मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहली बात, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है, कहां से आए? बेटा कोई भी मेटल हो, क्या बेटा? बेटा मैं थ्योरी पूरी बोल लूं पहले, फिर आप अपने क्वेश्चन पूछना। कोई भी मेटल हो, वो मिलकर बना है एटम से। एटम में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होती हैं। जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पर न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगाता है, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पर न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लगाता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से रूम टेम्परेचर पर या रबिंग से इतनी एनर्जी इजीली मिल जाती है कि अपनी ऑर्बिट से बाहर आ जाए। जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से बाहर आ जाता है, तो इसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में तो मूव कर सकता है, बट मेटल से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि इसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि मेटल को छोड़ सके। फिर बोल रहा हूं, फिर सुनिए। मेटल किससे मिलकर बनी? एटम से। एटम में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, उसके अराउंड ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम। एक्स्ट्रा एनर्जी मिलते ही ये आ जाएगा बाहर। इसे कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। इट कैन मूव एनीवेयर इन द मेटल। जो बचा, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो पार्ट बचा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन। जैसे सोडियम में से 281 अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो बचेगा Na पॉजिटिव। तो याद रखिएगा, मेटल में खाली फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, साथ साथ कौन भरे हुए हैं? पॉजिटिव आयन।
यहां तक क्लियर? किसी भी मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर। जिस मेटल में जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी हाई होगी। नंबर 1 पे आती है सिल्वर मेटल, जिसकी कंडक्टिविटी सबसे हाई है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद आता है कॉपर, कॉपर के बाद गोल्ड, और गोल्ड के बाद एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा वायर कॉपर के बनते हैं या फिर एल्यूमिनियम के। इनके क्यों नहीं बनते ये तो आपको क्लियर है। कॉपर की कंडक्टिविटी हाई है, इसलिए मोस्टली वायर कॉपर के या फिर एल्यूमिनियम के बनेंगे। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद मेटल्स में इलेक्ट्रिक करंट का रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी का रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन। जबकि लिक्विड और गैस में, याद रखिएगा, लिक्विड और गैस में होते हैं पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। जैसे आपने पढ़ा होगा NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो कोई पूछे बेटा पानी में या किसी लिक्विड में और गैस में करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? आयंस की वजह से। जबकि सॉलिड में करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, आगे सुनिए। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई स्पीड से, इनकी स्पीड होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बहुत हाई स्पीड से रैंडम मोशन करते हैं। क्योंकि ये रैंडम मोशन कर रहे हैं इसलिए इनकी वेलोसिटीज का वेक्टर सम का एवरेज 0 होता है। मतलब इन सबकी वेलोसिटीज का अगर हम वेक्टर सम करें, वेक्टर सम मतलब वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो करा के, और उनका एवरेज निकालें तो आंसर आता है 0। इतना क्लियर? अब सुनिए, ये तो बात हो गई पूरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। कोई भी मेटल हो एटम से मिलकर बनी है। एटम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन इजिली अपनी ऑर्बिट से बाहर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं। ये डिसाइड करते हैं मेटल की कंडक्टिविटी को। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे वो मेटल उतनी ही अच्छी कंडक्टर होगी। एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, बट इन सबकी स्पीड के वेक्टर सम का एवरेज होता है 0। अब
what is the definition of electric current? हमने 9th-10th क्लास में पढ़ा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. Rate of flow of charge is called electric current. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. बहुत सारा चार्ज है जो फ्लो कर रहा है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है मेटल में हर समय बहुत सारा चार्ज मूव कर रहा है. तो क्या इस मेटल में हर समय करंट आता है? तो आंसर है नहीं. सवाल उठता है करंट क्यों नहीं आता? तो देखिए, इस डेफिनेशन में कुछ करेक्शन है. करेक्शन क्या है वो समझिए. आपने एक मेटल को टच किया, उसमें कोई करंट नहीं आ रहा है. अब आपने लिया एक इलेक्ट्रिक सेल. अब आपने लिया एक इलेक्ट्रिक सेल. सेल सबने देखा है, ठीक है. चलो ऐसा सेल बना दो. यहां पॉजिटिव टर्मिनल, यहां नेगेटिव टर्मिनल. जब हम मेटल को सेल से कनेक्ट करेंगे तो सेल का काम है यहां हाई पोटेंशियल डेवलप करना और यहां लो पोटेंशियल डेवलप करना. पॉजिटिव एंड पर हाई पोटेंशियल, नेगेटिव एंड पर लो पोटेंशियल. मतलब सेल का काम है पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश करना. जब पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां एस्टैब्लिश होगी? पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक. क्या एस्टैब्लिश हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड. आई रिपीट, ये थी मेटल. मेटल को हमने कनेक्ट किया सेल से. सेल का एक ही रोल है, पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश करना. पॉजिटिव एंड पे हाई वोल्टेज हाई पोटेंशियल, नेगेटिव एंड पर लो वोल्टेज लो पोटेंशियल एस्टैब्लिश हुआ. जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव. हम सब जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसे नहीं पता वो भी देख लीजिए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड. जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज रखा हो तो उस पर लगता है फोर्स.
और कहां लगता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुन लो। जैसे ही मेटल को सेल से कनेक्ट करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगी। फोर्स का फॉर्मूला होता है F=QE। जब इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा तो अब पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागेगा, और जब चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागता है, then it is called electric current। जब चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, then it is called electric current। तो इस डेफिनेशन में क्या कमी है? In a particular direction is called electric current। इतना क्लियर हुआ? अब आगे ध्यान से सुनते जाना। हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। कहां से कहां होगी बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट? हमें बचपन से सिखाया गया, सुनना, हमें बचपन से सिखाया गया कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन आप सीधे सीधे कह सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बात को समझना मैंने क्या बोला। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैं पूरा सुनिए। जब मैं बोलूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो बाय डिफॉल्ट यहां बात हो रही है पॉजिटिव चार्ज की। इसे हमें स्पेशलाइजेशन नहीं करना है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा फ्लो ऑफ चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन के सेम होती है। अगर हम ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन यहां भाग रहे, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ यहां और कौन है? पॉजिटिव आयंस भी तो है। वो पॉजिटिव आयंस कहां जा रहे होंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट की डायरेक्शन सेम होती है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन के, या करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। दोनों बातें क्लियर हैं आपको?
बेटा ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमकर ऐसे वापस जाते हैं। वायर्स का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करा के आगे ले जाना। जब ये घूम के वापस आते हैं तभी सर्किट कंप्लीट होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव से चले और पॉजिटिव पे जाके खत्म हो गए, क्योंकि चार्ज कैसा होता है? कंजर्व। जितना यहां से जाएगा घूम के वापस भी उतना ही आएगा। ठीक है? बोलिए। इस टर्मिनल के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हो आप? इस पे तो अभी हम आ रहे हैं ना, अभी हम बात यहाँ की करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और आयंस, पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे? तो सबकी स्पीड अलग अलग है। ये स्लो चल रहा, इसके पीछे वाला तेज आ रहा, तो क्या होगा? कोलाइड होगा। कोलिजन होगा, तो कोलिजन से क्या होगा? बार बार स्पीड कम होगी, फिर वो स्पीड गेन करेगा, फिर टकराएगा, फिर स्पीड कम होगी। तो इस समय इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी जो है, v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन vn अपॉन n, वेक्टर सम का एवरेज, उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिप्रेजेंट करते हैं v के सफिक्स में d लगाकर। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? When electron moves in a particular direction, then the vector sum, average of vector sum of velocities is called drift velocity. ये होती है 10 की पावर -4 सेकेंड एवरेज में। अब जब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयन से या आपस में टकराएंगे तो दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन में जो एवरेज टाइम लगेगा, सॉरी मीटर पर सेकेंड, तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में या पॉजिटिव आयन से जब टकराएंगे तो दो कोलिजन में जो एवरेज टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, रिप्रेजेंटेड बाय टॉर्क। इस चैप्टर में उसे लिखेंगे टॉर्क से। दो चीजें हुई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम। दो कोलिजन में जो एवरेज पाथ कवर होगा, दो कोलिजन में जो एवरेज पाथ कवर होगा, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। इतना क्लियर? तीनों चीजें फिर से देखिए। जब आप बैटरी कनेक्ट करेंगे, सेल कनेक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे विथ डिफरेंट वेलोसिटीज।
जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रास्ते में पॉजिटिव आयंस से और आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे तो कोलिजन में जो एवरेज टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, और कोलिजन में जो एवरेज पाथ कवर होगा, दो सक्सेसिव कोलिजन में जो एवरेज पाथ कवर होगा दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। इज इट क्लियर? एक बार फिर से देखिए, केमिस्ट्री में आपने ब्राउनी मोशन पढ़ा होगा, ब्राउनी मोशन नहीं पढ़ा? आएगा आगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जाके इससे टकराया, जैसे ही कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद ए और बी का पाथ भी चेंज हो जाएगा और ए का पाथ भी चेंज हो जाएगा। मान लो बी नीचे की साइड हो गया या आगे तिरछा हो गया कहीं, और ए ऐसा कहीं भागा, उसके बाद फिर फोर्स की वजह से सीधा होगा, फिर आगे चलेगा, आगे जाके फिर किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। तो दो इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन में जो एवरेज टाइम लगेगा दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, और जो एवरेज पाथ कवर होगा दैट इज मीन फ्री पाथ। अब क्लियर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे थे? रैंडमली। जब हमने सेल लगाया तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एट दिस टाइम देयर एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब आगे देखिए, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या चीज होती है? ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करेंट। अब सवाल उठता है करंट के रास्ते में ऑब्स्टिकल आएंगी कहां से? तो देखिए, ये पॉजिटिव आयंस थे और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में भी टकरा रहे हैं और पॉजिटिव आयंस से भी टकराएंगे मतलब करंट के रास्ते में क्या प्रोवाइड होगी? ऑब्स्टिकल। दैट ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये क्लियर? रेजिस्टेंस क्लियर? फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई। उस पर भी आ रहे हैं अपन। रेजिस्टेंस क्लियर हो गया तो यहां आपको मिलेगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? आपने क्या एस्टेब्लिश किया यहां? पोटेंशियल डिफरेंस। V। पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश करने से क्या फ्लो हुआ? करंट। I
इन दोनों के रेशियो को कहा गया आर, रेजिस्टेंस। V इक्वल आई आर जो आप पढ़ते हो वो एक्चुअल में ये है कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करेंट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये क्लियर? अब सुनिए, जब करंट फ्लो होके कहां पहुंचेगा? सेल में। तो सेल में क्या भरा होता है, किसी को मालूम है? कभी एक नया सेल तोड़कर देखना, उसमें भरा मिलेगा आपको इलेक्ट्रोलाइट। तो जब करंट इस सेल में फ्लो होगा तो सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो करंट के रास्ते में रुकावट देगा, ऑब्स्टिकल देगा। दैट ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर। फिर से सुनिए, when electric current enters in cell, then the electrolyte of cell provides obstacle in the path of current. That obstacle is called internal resistance of cell. Clear? आपने देखा होगा एक समय के बाद सेल खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? इसका जो इलेक्ट्रोलाइट था, जो सेमी लिक्विड फॉर्म में था, वो धीरे 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 करके सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। पुराना सेल तो आपने कभी ना कभी तोड़ के देखा होगा, पूरा काला निकलता है अंदर से। तो जो सेमी लिक्विड था वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस इतना हाई हो जाता है, ऑब्स्टिकल इतनी हाई हो जाती है कि करंट फ्लो नहीं हो पाता। तब वो सेल हमारा बेकार हो जाता है। ये क्लियर? तो हाँ बेटा, जब भी आप नया सेल तोड़ोगे तो उसमें सेमी लिक्विड फॉर्म में आपको इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा। जेल फॉर्म में रहता है, जैसे जेल होता है ना, हेयर जेल आता है जैसा, बिल्कुल वैसा ही इलेक्ट्रोलाइट हेयर जेल जैसा होता है। इतना क्लियर हो गया? अब सुनिए, ये तो हो गई पूरी करंट की कहानी। अब हम बात करें करंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर के, स्केलर के, टेंसर। देखिएगा, बेटा वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जो नहीं बेटा, गलत। हाँ, जो इसे फॉलो करे, सबसे बड़ी बात है इसे फॉलो करना। वेक्टर एडिशन लॉ को जो फॉलो करती हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, साथ में क्या फॉलो होना चाहिए? वेक्टर एडिशन लॉ।
अगर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा तो वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, भले ही उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे यहां से एक करंट आया 4 एम्पियर का, तो ये क्या है उसकी डायरेक्शन और ये है मैग्नीट्यूड। ये करंट 90 डिग्री से डिवाइड हो गया दो पार्ट में, 3 एम्पियर और 1 एम्पियर। अगर करंट वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्ट 3 और 1 का रिजल्ट वापस से क्या आना चाहिए 4। चेक करें, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 की वैल्यू √10 का मतलब 3.1 एम्पियर। 3 एम्पियर और 1 एम्पियर का रिजल्ट आया 3.1 एम्पियर, जबकि ये दोनों किससे मिलकर बनी थे 4 से, मतलब इनको मिलकर क्या बनाना चाहिए था 4। इसका मतलब ये हुआ कि करंट वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। इसमें मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन है, बट ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, बट जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो ना करे। ये क्लियर हुआ?